नमस्कार दोस्तों, द क्रेडिबल न्यूज की इस खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति पर। सर, आपने और मैंने तो अपनी अपनी कुर्सियां ले ली हैं, लेकिन तमिलनाडु की कुर्सी पर कौन बैठेगा, जरा वो हमारे दर्शकों को बताइए। और बैठना तो चाहिए टीवी को, विजय को बैठना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक के सारे ट्रेडिशन यही कहते हैं कि बैठना विजय को चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उनके पास आई हैं और कांग्रेस समर्थन भी कर रही है। 5 सीटें कांग्रेस के पास है, उसने समर्थन किया है। अभी मैं देख रहा था सीपीआई का भी बयान आया, तो कोई वजह ही नहीं है कि उनको ना बैठने दिया जाए, उनसे कुर्सी छीनी जाए। हमारी कुर्सी तो हमारी है, किसी से छीननी नहीं पड़ती है, वहां पे कुर्सियां बदलती हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि पागल हो गई है सत्ता के पीछे। देखो, कितने भी आप रईस हो, दुनिया का सारा पैसा आपके पास नहीं हो सकता। बाजार में आपका ब्रांड कितना भी अच्छा हो, लेकिन सारा एक ही ब्रांड बिकेगा ऐसा नहीं हो सकता। डालडा बिकेगा तो उसके साथ हमारे जमाने में रथ भी बिकता था। अब तो बहुत सारी कंपनियां नई नई आ गई हैं, जिसको जो पसंद आएगा वो खरीदेगा। लेकिन लालच इतनी ज्यादा बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी की कि उसको सारे प्रदेशों में सत्ता चाहिए। मुझे तो लगता है कि उसका चले तो केरल में भी पहले अपनी सरकार बना ले, भले केरला में उसके पास 2 ही सीट है। तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट आई है। 1 सीट का मतलब यह होता है कि कोने में बैठ जाइए और आपको महीने में 1 बार बोलने का मौका मिलेगा। उतना आप कीजिए और अपने क्षेत्र में जाकर काम कीजिए, जो पैसा वैसा आपको मिलता है अपने क्षेत्र में लगाइए। लेकिन 1 सीट मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में खेल करने की कोशिश कर रही है। खेल क्या कर रही है? खेल वो जानती है कि विजय ही बनेंगे वहां पर मुख्यमंत्री, या तो दोबारा चुनाव होंगे, और दोबारा चुनाव होंगे तो विजय और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे और तब ऐसा बहुमत आएगा कि एआईएडीएमके वगैरह गायब हो जाएंगे। ये पक्की बात है। तो उसको दोबारा चुनाव नहीं होने देना है। वो चाहती यही है कि टीके विजय मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन ये चाहती है कि एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने, ताकि बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी अपना राज चला सके, अडानी साहब को वहां भी धंधा मिल सके और अपने तरह की राजनीति हिंदू मुसलमान की वहां भी करने की कोशिश कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है। तो पहले खेल क्या किया गया कि एआईडीएमके और डीएमके जो है मिलकर सरकार बना रहे हैं। कल पूरा गोदी मीडिया में चल गया, ये बहुत खबरें भी देखने को मिली। और ये खबर शालिनी ऐसी है जैसे कहा जाए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना रहे हैं। क्योंकि जो तमिलनाडु की आगे और बात कर लेंगे, तमिलनाडु की जो भी राजनीति जानता है, जिस जमाने में करुणानिधि साहब थे, स्टालिन के फादर, और जयललिता सामने थी, प्योर दुश्मनी वाली राजनीति चलती थी। जयललिता आएंगी तो इनको अंदर करेंगी, वो आएंगे जयललिता को अंदर करेंगे, तो प्योर दुश्मनी की राजनीति थी। भले द्रविड़ राजनीति से दोनों निकली हैं, लेकिन दोनों के बीच में कहीं कोई समानता नहीं है, तो दोनों की सरकार बनने की तो कोई संभावना थी ही नहीं। लेकिन ये जानबूझकर चलाया गया कि विजय घबरा जाए और घबरा के बीजेपी के पास आए कि भाई हमको समर्थन दे दो, हमको मुख्यमंत्री बना दो। अच्छा, तो अब जैसा हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी कुछ ना कुछ कर ही रही है, ऐसे में ये एक खबर आज सामने आई कि आज दोबारा से जो विजय हैं वो तमिलनाडु के राज्यपाल के पास जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन राज्यपाल कह देते हैं कि आप अपना 118 का जो आंकड़ा है उसको पूरा कीजिए, फिर उसके बाद हमारे पास आइए। ये क्या खेल चल रहा है? देखो, इसको कहते हैं बेशर्मी। इसको बहुत शुद्ध भाषा में कहते हैं बेशर्मी। लोकतंत्र में 2 चीजें होती हैं, एक होता है नियम और दूसरा होता है परंपरा। जितने नियम इंपॉर्टेंट होते हैं, उतनी ही रिवायत या परंपरा भी इंपॉर्टेंट होती है। कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2019 याद करो, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था विधानसभा का, और बीजेपी को मिली थी 105 सीटें, और सुबह 4 बजे या 3 बजे शपथ ग्रहण करा दिया गया था। यही भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल थे। राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, अब राज्यपाल भी पार्टी के हो गए हैं। तो इसी भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी। उन्होंने सुबह सुबह 3-4 बजे, अभी हम लोग सो के नहीं उठे थे, सो के उठे, मोबाइल खोला तो पता चला कि शपथ ग्रहण हो गया। और सीटें कितनी मिली थी? 288 में से सिर्फ 105 सीटें मिली थी, और फडणवीस को बाकायदा करा दिया गया था शपथ ग्रहण। और वो गलत मैं नहीं मानता, क्योंकि ये परंपरा रही है हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जो पार्टी होती है उसको ही बुलाया जाता है इलेक्शन के बाद, उसको ही बुलाया जाता है कि आप सरकार फॉर्म कीजिए। जैसे 1996 की बात कर लो, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को 161 सीट मिली थी, बीजेपी को 161 सीट मिली थी। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो शंकर दयाल शर्मा थे, जिनको कांग्रेस ने चुना था, लेकिन फिर भी उन्होंने बुलाया, कहा आप सरकार बनाइए। उन्होंने कहा ठीक है, हम सरकार बनाएंगे। अब 13 दिन में गिर गई सरकार, ये अलग बात है। और इसका उल्टा भी देखो, 194 सीटें थी 1999 में कांग्रेस के पास, बुलाया गया, उसने मना कर दिया कि नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे। तो ये फैसला उसको करना है। ये परंपरा रही है कि सबसे बड़े दल को बुलाया जाता है, और यहां सबसे बड़ा दल जा रहा है आपके पास, क्लेम कर रहा है, आप बाकायदा ऑर्डर निकाल दे रहे हैं, 2-2 बार मना कर दे रहे हैं और कह रहे हैं पहले नंबर्स इकट्ठा करो और उसके बाद आओ।
अब कल को अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं पर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी तो क्या उसके साथ भी यही किया जाएगा? तो इसीलिए मैंने कहा यह बेशर्मी है, ये लोकतांत्रिक जो हमारी परंपराएं हैं उनका अपमान है, और ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को मौका देना है कि पीछे से जितना खेल कर सको कर लो। देखो इसी समय क्या हो रहा है, उनके घर के बाहर जो मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था वो हटवा दिया गया, उनकी सुरक्षा हटाई जा रही है, किसी केस की तैयारी चल रही है, किसी केस में उनको फंसा दिया जाए। ये लोकतंत्र में मजाक बन रहा है। लेकिन खबर तो कुछ ऐसे भी आ रही है कि जो विजय है उन्होंने खुद मना कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री की जब तक शपथ नहीं लूंगा तब तक जो भी मुख्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाएं हैं वो नहीं लेने वाला। ये मुख्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाएं तो तब होती ना जब मुख्यमंत्री बनने के बाद लगाया गया होता, ये तो पहले से लगा हुआ था ना, ये तो पहले से उनकी सुरक्षा के लिए सारा कुछ लगा हुआ था, उसको पहले हटाने की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री वाली सुविधाएं तो तब होंगी ना जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके हिसाब से सिक्योरिटी डिसाइड होगी, बंगला डिसाइड होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अभी उनके घर के बाहर जो सुविधाएं लगी हुई हैं उनको हटाने का क्या मतलब? जी, तो देखिए ये सब तो सर चल ही रहा है जो कुछ अभी हम देख रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि तमिलनाडु की राजनीति में 1967 से लेकर 2026 तक हम देखते हैं कि AIADMK या फिर DMK की सरकार जो है वो उन पार्टियों की सरकार हमें बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस बार TVK का ऐसा क्या जादू चला तमिलनाडु की जनता पर जो उसने इतनी बम्पर जीत हासिल की? अब ये समझने के लिए तो तमिलनाडु घूमना पड़ेगा। मैंने भी तमिलनाडु बहुत घूमा नहीं है, हालांकि बीच में मैं चेन्नई गया था एक प्रोग्राम के सिलसिले में, तो काफी लोगों से वहां पर बात हुई। देखो कोई भी एक राजनीति जब चलती है तो धीरे धीरे आदमी उससे ऊबता भी है। एक हकीकत यह है कि तमिलनाडु में जिस समय स्टालिन की सरकार ये वाली बनी है, पूरी द्रविड़ राजनीति पर तो फिर कभी अलग से बात कर लेंगे, कैसे द्रविड़ राजनीति शुरू होती है, यहां तक आती है, कैसे दो पार्टियां बनती हैं, वो सब तो बात कर लेंगे। लेकिन इस बार स्टालिन की सरकार कोई बुरी नहीं चली थी, अच्छी सरकार चल रही थी। और अगर डेवलपमेंट का देखें, खासतौर पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का देखें, तो वहां बहुत शानदार हुआ था। लेकिन एक पक्ष यह दिखता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत शानदार हुआ था, दूसरा पक्ष यह दिखता है कि मजदूरी उस तरह से नहीं बढ़ी थी। महंगाई पूरे देश में बढ़ रही है तो वहां भी बढ़ रही है, तो मजदूरी वहां नहीं उस तरह से बढ़ी थी। कई सारे आंदोलन वहां पर देखने को मिले, मजदूरों ने कई सारी हड़तालें की, कई सारे आंदोलन देखने को मिले, मतलब अंदर अंदर कुछ पक रहा था। और देखो जनता है, यही तो लोकतंत्र की खूबी है कि राजीव गांधी एक बार 405 सीटें लेके आते हैं, 415 सीटें लेके आते हैं इंदिरा जी की डेथ के बाद 1984 में जो इलेक्शन हुआ था, और अगले इलेक्शन में उनको विपक्ष में बैठना पड़ता है। वो ये तय करते हैं कि नहीं, अब मैं विपक्ष में बैठूंगा क्योंकि उतनी सीटें उनको नहीं मिलती हैं। तो ये जो पूरा खेल है लोकतंत्र का, वो यही तो है कि जनता जिसको चाहे सर पे बिठाए और जिसको चाहे सर से उतार दे। तो जनता को लगा होगा कि स्टालिन से बेहतर इन्होंने जो वादे किए हैं, अब शादियों में 8 ग्राम सोना देंगे। आज सोना जहां जा रहा है, सोना खरीदना सोचना लोगों के लिए मुश्किल काम है। 8 ग्राम सोना देने की बात कर रहे हैं, 2,500 रुपया नौजवानों को देने की बात कर रहे हैं, और ये सब चीजें कई बार असर करती हैं। तमिलनाडु में ये सब होता रहा है। 2 रुपया किलो चावल की योजना लेके आई थी जयललिता, अम्मा कहा जा रहा था उनको। वो शादियों में टेलीविजन गिफ्ट करती थी, वो जिसकी भी शादी होगी सरकार की तरफ से टेलीविजन गिफ्ट किया जाएगा। तो ये सब एक तमिलनाडु में परंपरा रही है, और उसी को उठाया है सिनेमा के स्टार हैं। सिनेमा स्टार्स का जितने हैं, ये सारे करुणानिधि हों चाहे जयललिता हों, ये सारे लोग सिनेमा के स्टार रहे थे। MG रामचंद्रन जो जयललिता के पहले AIADMK बनाते हैं, ये सिनेमा के बहुत बड़े स्टार थे। तो वहां एक सिनेमा का अपना नशा है, बाकी सारी चीजें हैं। और बाकी अंदर क्या हो रहा है, देखो दिल्ली में बैठ के हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं इससे बचना चाहिए। तमिलनाडु में कोई गांव गांव घूमा नहीं हूं, वहां की भाषा भी मुझे नहीं आती, तो अंदर क्या चल रहा था बहुत मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि रिजल्ट आया है, और ये जनादेश निश्चित तौर पर TVK के पक्ष में आया है, और इस समय कांग्रेस ने समर्थन दिया है, और मुझे लगता है और भी पार्टियां धीरे धीरे आएंगी। सरकार TVK की बननी चाहिए, फेल हो जाएगी। देखो स्टालिन कह रहे हैं कि 6 महीने हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। यही तरीका होता है, आप विपक्ष में बैठिए, 6 महीने मत बोलिए, देखिए सरकार क्या कर रही है। उसके बाद अगर वो फेल होते हैं, जबरदस्त आलोचना कीजिए, सड़क पर आंदोलन कीजिए, अगले चुनाव में फिर हार जाएंगे, और अगर पास होते हैं तो अगला चुनाव जीतेंगे। यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन बीजेपी ये जो पीछे के रास्ते से घुसने का ये सब तमाशा कर रही है, दरअसल ये डेमोक्रेसी पे बड़ा खतरा पैदा कर रही है। अच्छा, इस बार हमने तमिलनाडु के चुनावों में देखा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा तो DMK के साथ था, लेकिन अब TVK को समर्थन देने के लिए भी आगे आ गई है। तो क्या कहा जाए कि कांग्रेस ने भी पूरा जो ये मौका है उसको लूटने की कोशिश की। राजनीति मौका लूटने का ही खेल होती है। आप देखो समाजवादी पार्टी इंडिया का हिस्सा है, यूपी में मिलकर चुनाव लड़ती है, लेकिन बंगाल के चुनाव में जाकर वो ममता बनर्जी का प्रचार करती है, दिल्ली के चुनाव में आकर वो केजरीवाल का प्रचार करते हैं। केजरीवाल भी इंडिया का हिस्सा है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस से सीधी लड़ाई लड़ेंगे। बंगाल में जाकर ममता बनर्जी का प्रचार करते हैं। ममता बनर्जी गोवा में जाकर चुनाव लड़ाई है, जिसकी वजह से कांग्रेस के हार की
एक कारण वो भी थी। तो ये सब चलता रहता है, हर पार्टी अपना भला देखती है। और जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी टीवीके और विजय को ही समर्थन देना चाहते थे, उनके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे। यहाँ एक बात और नोट करनी चाहिए, बहुत शार्ट में बताऊं कि ठीक है, स्टालिन से उनका गठबंधन था, लेकिन स्टालिन हो या कई सारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो चाहती नहीं है कांग्रेस उभरे। केवल 28 सीट देना, लोकसभा में कम सीटें देना, मंत्रिमंडल में जगह नहीं देना, ये भी अपने आप में कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कांग्रेस में नाराजगी पैदा हुई होगी। और लोकल कांग्रेस यूनिट जो है वो टीवीके के साथ बहुत कंफर्टेबल नजर आ रही है। अब टीवीके 5 मान लो विधायक जीते हैं, उसमें से एक को मंत्री बना देते हैं, राज्यसभा की एक सीट दे देते हैं, लोकसभा में साथ में लड़ने पर आधी आधी सीट देते हैं, तो कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा है, सब अपना फायदा देखते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु की राजनीति पर ये हमने एक चर्चा की, और अब आप लोग एक जनता के नजरिए से क्या कुछ देख रहे हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा, और अपनी बेशकीमती राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए और अपने सवाल भी लगातार पूछते रहिए। कल से हम लोग सवाल लेना शुरू करेंगे। अपने सवाल कमेंट में बताइए, आप कहां से हैं, देश के किस हिस्से से देख रहे हैं, और ये बताइए कि आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं कि हम चर्चा करें। आपका कमेंट हमारे लिए फीडबैक की तरह काम करेगा, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर बताइए, और कोई सवाल हो तो वो भी जरूर पूछिए और हमें बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और ऐसी चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। धन्यवाद।